हेलो क्लास। अपना पंचविद कषाय कल्पना का टॉपिक चल रहा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट टॉपिक बचा अपना सार सूत्र। तो मैंने कहा था क्लास नहीं हो पाएगी, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वही है ये, आज आपका सार सूत्र का जो है रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। सार सूत्र नाम से आपको पता लग रहा है, ये दो वर्ड है इसमें, पहला क्षार, दूसरा सूत्र। क्षार आपको पता ही है, जो भी एल्केलाइन सब्सटेंस है उसको क्या बोला है, क्षार। ठीक है, एल्केलाइन सब्सटेंस। तो एल्केलाइन सब्सटेंस क्षार है। सूत्र, सूत्र क्या है, थ्रेड या धागा। ठीक है, तो ऐसा धागा जिस पे अपन क्षार अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्षार की कोटिंग करते हैं, वो क्षार सूत्र है। ठीक है, मतलब क्षार सूत्र इज ए थ्रेड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय अप्लाइंग द एल्केलाइन सब्सटेंस ओवर इट। ठीक है, और ये एल्केलाइन सब्सटेंस मेनली किस ओरिजिन का होना चाहिए, प्लांट ओरिजिन का। ठीक है, तो ये क्षार सूत्र हो गया। ठीक है, क्षार सूत्र के बारे में अपन देखें डिटेल में, तो क्षार सूत्र का उल्लेख विभिन्न प्राचीन संहिताओं में मिलता है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान में जो है क्षार सूत्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, वर्णन मतलब केवल एक नाम आता है भाई, हाँ क्षार सूत्र बोला हुआ है सुश्रुत संहिता में, बस इतना ही। ठीक है, डिटेल वर्णन सबसे पहले चक्रदत्त ने बताया था अपने। ठीक है, और जो बेसिक नाम है सबसे पहले वो सुश्रुत संहिता में आया था। हाँ, आपके बुक में ऐसा लिखा आएगा कि सुश्रुत ने कहीं भी क्षार सूत्र का है ना वर्णन नहीं किया, सुश्रुत ने कहीं भी क्षार सूत्र का बताया नहीं है, ऐसा आपकी जो है मोरपाल मीणा में और अदर राइटर्स की बुक्स में लिख रखा है। लेकिन ऑफिशियल अगर अपन शल्य तंत्र की किताबें उठा के देखें, सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 17 का 29वां श्लोक देखें तो सुश्रुत संहिता का ही पार्ट बताते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत ने वर्णन किया है। तो सुश्रुत ने क्या बोला था, कृश दुर्बल भीरूणाम नाड़ी मर्माश्रिता चया क्षार सूत्रेण ताम छिंद्यान्न अच्छा छिंद्यात न तू शस्त्रेण बुद्धिमान। क्या कहते हैं सुश्रुत, कि बुद्धिमान वैद्य जो है उसको कृश यानी कमजोर है, जो दुर्बल और भीरू व्यक्तियों का तथा मर्म स्थान में स्थित नाड़ी व्रण का क्षार सूत्र से जो है चिकित्सा करनी चाहिए, उसको क्षार सूत्र से काटना चाहिए। इनमें शस्त्र से चीरा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है शस्त्र से चीरा लगाने पर क्या है कि वो उसके क्या है, डर के कारण भी मर जाते हैं कई बार पेशेंट। ठीक है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं ऐसे व्यक्तियों में, क्योंकि ऑलरेडी वो तैयार नहीं होता पेशेंट, मतलब कि पेशेंट पूरी तरह जो है फिजिकली और मेंटली रेडी होना चाहिए सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। अगर नहीं है तो उसको सर्जरी नहीं करनी चाहिए परफॉर्म। ठीक है, तो ये बताया सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 17 में। ठीक है, अब सबसे पहले जो है क्षार सूत्र निर्माण की विधि बताई थी चक्रदत्त ने। तो चक्रदत्त क्या कहते हैं, भावितम रजनी चूर्णई स्नुहि क्षीरे पुनः पुनः बंधनात् सुदृढ़ सूत्रम भिन्नत्याशो बगंदरम। ये जो है अर्शो रोगाधिकार में उन्होंने बताया है। अब आपके इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्षार सूत्र निर्माण की विधि लिखो 5 नंबर में पूछ लेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछते क्षार सूत्र की परिभाषा लिखो। तो ये परिभाषा भी है, बनाने की विधि भी है, दोनों ही चीज़ें यही है। ठीक है, तो ये किसी भी रूप में 2 नंबर में पूछे चाहे 5 नंबर में, आपको लिखना यही है। अब 2 नंबर में पूछे तो डायरेक्ट ये श्लोक लिख के इसकी सीधी सीधी हिंदी लिख लो कि जो है अपने सूत्र को आपने रजनी चूर्ण मतलब रजनी मतलब हरिद्रा चूर्ण और स्नुई क्षीर के सॉल्यूशन में डिप करना है। बार बार डिप करने पर जो अपने सूत्र तैयार होगा उसको क्षार सूत्र कहते हैं। इसका जो है बगंदर आदि रोगों में प्रयोग किया जाता है। तो ये अपने 2 नंबर में परिभाषा हो गई। ठीक है, निर्माण विधि अगर 5 नंबर पूछे तो एक तरीका होता है लिखने का, वो तरीका ये है, सबसे पहले लिखो उसके घटक द्रव्य। घटक द्रव्य यहाँ पे क्या है, स्नुई क्षीर एक भाग और समभाग में अपन ने क्या लिया है, हरिद्रा चूर्ण, क्योंकि श्लोक में मैंशनड है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे उपकरण एवं साधन। तो साधन क्या है कि क्षार सूत्र बनाने के लिए जो आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन किस में बनाया, कांच के पात्र में। ठीक है, फिर जब क्षार सूत्र तैयार हो जाता है उसको कांच के जार में या कांच के ट्यूब में स्टोर करते हैं। फिर कार्पास सूत्र या कॉटन थ्रेड जिसका अपन को क्षार सूत्र बनाना है, ये जो है उपकरण एवं साधन इसमें उपयोग हुए हैं। फिर निर्माण विधि देखते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या किया है, समान भाग जो है हरिद्रा चूर्ण और स्नुई क्षीर को कांच के पात्र में अच्छी प्रकार से मिला कर रखें, मतलब सॉल्यूशन तैयार कर लें। ठीक है, इसका हरिद्रा चूर्ण और स्नुई क्षीर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया। फिर एक ना अति स्थूल कार्पास सूत्र को इसमें भिगोएं। आजकल मॉडर्न में जो है 20 नंबर धागे का साइज बता रहेगा, 20 नंबर का धागा जो है कॉटन थ्रेड यूज किया जाता है। तो फिर ना अति स्थूल कार्पास सूत्र में को इसमें भिगोएं।
अच्छी प्रकार से भावित हो जाने पर छाया में किसी स्वच्छ कागज पर इसको सुखा लें। अच्छी तरह सूख जाने के बाद पुनः स्नोई क्षीर और हृदय चूर्ण मिश्रण में इसको भिगो दें। अब इसके पीछे एक चीज़ है, कुछ लोग तो कहते हैं कि वही जो अपन ने पहली बार सॉल्यूशन तैयार किया उसी में बार बार डिप करना है। ठीक है, डिप किया, सुखाया, फिर वापस डिप किया, फिर सुखाया, फिर वापस डिप किया, फिर सुखाया, ऐसे 7, 10, 21 बार ऐसे करना चाहिए। ठीक है, कुछ ये बोलते हैं कि हर दिन जो है उसको बदलना चाहिए। जैसे कि पहले दिन आपने हरिद्रा चूर्ण और स्नोई क्षीर का एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें पूरे दिन डुबोए रखा उसको, फिर अगले दिन सुखा दिया, फिर अगले दिन फिर से नया सॉल्यूशन बनाया और उसमें फिर डुबाया। ऐसे करके भी है ना, कई जगह बताया जाता है कि हाँ भाई इस तरह से आपको जो है क्षार सूत्र बनाना है। इस प्रकार बार बार ऐसा करके छाया में सुखा लें और अच्छी प्रकार से सूखने के बाद समेट कर स्वच्छ कांच के जार से जो है इसको जार या ट्यूब में इसको सुरक्षित रख लें। तो ये अपने क्षार सूत्र निर्माण की विधि हो गई। इजी विधि थी, शॉर्ट में बोलूँ तो स्नोई क्षीर और हरिद्रा चूर्ण का मिक्सर बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। इस सॉल्यूशन में क्या है, थ्रेड को डिप करना है। ठीक है, फिर डिप करके सुखा दिया छाया में, फिर अगले दिन फिर नया सॉल्यूशन बनाना है हरिद्रा चूर्ण स्नोई क्षीर का, उसमें फिर डिप करके रख देना है। अच्छे प्रकार से डिप हो जाने पर उसको फिर निकाल के छाया में सुखा देना है। ऐसे कितनी बार, काफ़ी सारी बार, जिसमें पुनः पुनः मतलब अनेक बार करने को कहा गया है। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गया, क्षार सूत्र निर्माण की विधि हो गई। अब इसका जो है उपयोग तो अर्श यानी पाइल्स में, बगंदर, ठीक है, फिशर, नाड़ीव्रण, फिस्टुला, अर्बुद, अर्बुद मतलब कोई जैसे आउटग्रोथ हो गई हो एक्स्ट्रा, जो कैंसर टाइप की हो गई हो, इनको जो है काटने के लिए क्षार सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ये इसके उपयोग हो गए। अब क्षार सूत्र की क्या इंपॉर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस ये है कि क्षार सूत्र करने के बाद जो है रोग की रीअकरेंस के चांस, पुनः होने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है क्षार सूत्र का, कि अगर आपने किसी पेशेंट का क्षार सूत्र गर्म करवाया है तो उसके वापस वो रोग होने के चांसेस बजाय शस्त्र कर्म के कम होते हैं। ठीक है, दूसरा मिनिमल बेड रेस्ट रिक्वायर्ड। क्षार सूत्र करवाते हैं, आपने अपने हॉस्पिटल में भी अगर देखा होगा भी प्रोसीजर वगैरह देखना। ठीक है, तो वहाँ पर बेड रेस्ट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपना काम कर सकते हो। हाँ, थोड़ा रेस्ट ज़रूरी होता है। ठीक है, हैवी वर्क वगैरह नहीं करने को बोलते हैं, बाकी जो है मिनिमम बेड रेस्ट रिक्वायर्ड होती है। कोस्ट इफेक्टिव ऐसा है कि सर्जरी जो है हज़ारों में होती है, 25,000, 30,000, 50,000, कोई लेजिक सर्जरी होती है। ठीक है, उसकी बजाय ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कई तो 4,000, 8,000 तक में जो है सर्जरी कर देते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। स्कार फॉर्मेशन मिनिमम, कि स्कार मतलब दाग जो निर्माण होता है घाव के बाद जो है बनता है ना दाग, ठीक है, तो वो धब्बा जो है बनने के चांसेस कम होता है, बनता भी है तो वो छोटा सा बनता है, नेग्लिजिबल सा बनता है। तो ये क्या हो गया, स्कार फॉर्मेशन मिनिमम होता है इसमें। फिर शस्त्र कर्म निषिद्ध रोगियों जैसे कि दुर्बल हो गया, क्रश हो गया, बीरू हो गया, ठीक है, जिसमें मर्म में आश्रित हो व्रण, ठीक है, अर्बुद, इस प्रकार के रोगियों में जो है क्षार सूत्र का प्रयोग करना जो है बताया गया है। क्षार सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, शस्त्र कर्म यहाँ पे निषिद्ध होता है। तो ये जो है क्षार सूत्र के प्रयोजन हो गए। ठीक है, ईजी है समझना प्रयोजन। अब अपन बात करते हैं सवीर्यता अवधि, इसकी एक्सपायरी डेट कितनी होती है। तो अच्छी प्रकार से आपने एयर टाइट पैक कर रखा है तो वो सालों तक आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, और 5 साल तक कंपनियां जो हैं सेफ्टी के लिए लिखती हैं एक्सपायरी डेट, है ना, जो पैकिंग करती है ना कंपनियां, जो फार्मेसीज वगैरह बेचती हैं क्षार सूत्र, वो 5 साल की एक्सपायरी डेट लिख के बेचती हैं। ठीक है, एक बार आपने पैकेजिंग ओपन कर दी उसके बाद मैक्सिमम जो है 6 महीने तक ये सही रहता है, और अगर ह्यूमिड माहौल है तो कुछ दिनों में भी ख़राब हो सकता है। ह्यूमिडिटी जो है क्षार सूत्र का बहुत बड़ा एनिमी मान सकते हो, शत्रु मान सकते हो। तो ये है यहाँ पे क्षार सूत्र की सवीर्यता अवधि, कि लॉन्ग टर्म यूज किया जा सकता है अगर आपका अच्छी प्रकार से पैक हो तो। एक बार खुलने के बाद जो है 6 महीने लगभग इसकी एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, क्षार सूत्र के जो थ्रेड अपन ने काम में लिया है, अब वो आपके जो सिलेबस का पॉइंट है यहाँ तक कवर हो गया। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए अलग से मैंने PDF बनाई है आपके लिए। ठीक है, तो क्षार सूत्र के थ्रेड के जो फीचर्स हैं वो क्या है, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि उसकी तन्यता जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों अच्छी होनी चाहिए, कि भाई आप डॉक्टर हो, आप क्षार सूत्र प्रोसीजर कर रहे हो, तो आप सुई के थ्रू जो है, निडल के थ्रू वो क्षार सूत्र जो से वो मस्से को बांध रहे हो, या फिर जो है पिस्टुला ट्रैक है उसको बंद कर रहे हो, ठीक है, काटने के लिए। तो उस दौरान अगर आप जो है निडल फोर्स से खींचते हो तो उससे अगर धागा कमज़ोर होगा तो टूट जाएगा भाई।
तो आपका प्रोसीजर प्रॉपरली नहीं हो पाएगा या फिर सक्सेस नहीं मिल पाएगी आपको सही। तो इसलिए जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है धागे की वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कॉटन का होना चाहिए। कॉटन का क्यों होना चाहिए? कॉटन की एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है वो अच्छी होती है, ठीक है। क्षार जो द्रव्य है उसमें अच्छी प्रकार से टिका रह जाता है, इसलिए जो है कॉटन थ्रेड जो है यहाँ पे काम लेने का बताया गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, हैविंग एबिलिटी टू होल्ड द कवरिंग और कोटिंग और लेयर ऑफ एल्कलाइन सब्सटेंस ओवर इट, कि जो एल्कलाइन सब्सटेंस अपन उसको लगा रहे हैं उसको जो है होल्ड करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कॉटन थ्रेड क्यों यूज किया, क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। वो अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है उस क्षार को, इसलिए जो है होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। ये क्षार सूत्र के फीचर्स या गुण हो गए। एक अन्य विधि से भी जो है क्षार सूत्र बनाया जाता है, जो आज की डेट में बनाया जाता है। इसमें 21 बार कोटिंग की जाती है टोटल, ठीक है। कैसे की जाती है? थ्रेड लेना है, एक कांच के पात्र में स्नोई शीर डालना है पहले केवल, तो उस स्नोई शीर की टोटल 11 बार कवरिंग करनी है। फिर हर बार वही है, कवरिंग की, छाया शुष्क किया, फिर कवरिंग की, फिर छाया शुष्क किया, ऐसा 11 बार करना है केवल स्नोई शीर के साथ। फिर स्नोई शीर में अपामार क्षार मिलाना है और उसका सॉल्यूशन तैयार करना है। इसमें कितनी बार कोटिंग करनी है? 7 बार। कैसे? कि अपामार प्लस स्नोई शीर का अपने सॉल्यूशन लिया, उसमें डिप किया सूत्र को, स्नोई शीर वाले सूत्र को, ठीक है। फिर उसको सुखा दिया, छाया शुष्क कर दिया, फिर वापस दोबारा डिप किया, फिर छाया शुष्क कर दिया। इस तरह टोटल कितनी बार? 7 बार कोटिंग करनी है। फिर लास्ट में 3 कोटिंग किसकी करनी है? स्नोई शीर और हरिद्रा चूर्ण की। इस प्रकार टोटल 21 बार कोटिंग करने पर अपना क्षार सूत्र जो है तैयार हो जाता है। ये आजकल की विधि है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है कि यहाँ पर हरिद्रा चूर्ण आप देखोगे कि आचार्य चक्रदत्त ने भी बताया, तो उन्होंने भी हरिद्रा चूर्ण यूज किया। क्यों किया? तो हरिद्रा चूर्ण का उपयोग उन्होंने वाउंड डीलिंग या एज ए एंटीसेप्टिक किया है। क्यों? क्योंकि क्षार जो होगा वो काटने का काम करेगा, भेदन लेखन का काम करेगा, ठीक है, त्रिदोष शमन का काम करेगा। तो रोपण के लिए भी यानी हीलिंग के लिए भी तो कुछ चाहिएगा ना, इसलिए यहाँ पे हरिद्रा चूर्ण को हीलिंग के लिए जो है यहाँ मिक्स किया गया है संभाग में, ठीक है। तो ये हरिद्रा चूर्ण को यूज करने का यहाँ पे ये रीज़न रहा है। अब अपामार क्षार को चूज करने का क्या रीज़न रहा है? तो स्नोई क्षीर तुम्हें पता ही है, स्नोई क्या है? तीक्ष्ण होता है, बहुत तीक्ष्ण होता है क्षार, इसलिए जो है वो क्या करता है? इरिटेशन कर सकता है, जलन पैदा कर सकता है, जला सकता है भाग को, उस भाग को जहाँ पे अपन क्षार सूत्र प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्नोई क्षीर की जगह अपामार क्षार, कुछ क्या करते हैं, कुछ अपामार क्षार और हरिद्रा चूर्ण तो लेते ही हैं, साथ में स्नोई क्षीर की जगह गुग्गुलू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गुग्गुलू से क्या हीलिंग बेटर होती है, ठीक है। तो इसलिए भी वहाँ पे गुग्गुलू का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मार्केट में तरह तरह के क्षार सूत्र आते हैं, ठीक है। ये अपना क्षार सूत्र टॉपिक